हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। और अभी तक रिसेंटली हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा है वो 12th चैप्टर पढ़ा है और आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो आज हम करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर जो आपका 13वां चैप्टर है उसको करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपने 11th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उसमें जैसे आपने सम प्रायिकता, जैसे सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि है ना, पढ़ा होगा वो, और कुछ आपने मिश्र घटनाएं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने बात की होती। ठीक है, उन सभी को आपने अच्छे से समझा होगा। तो आज जो हम करने वाले हैं उससे आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने 11 के 11 के कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो वो ज़रूर एक बार देख लें, जिससे कि आपको बहुत सहायता मिलेगी इसको पढ़ने में। प्रायिकता मोस्टली वैसे एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के लिए बहुत लगता है कि बहुत टीचरों को बहुत दम चाहिए होती है उसको पढ़ाने वालों के लिए बहुत, क्योंकि थोड़ा सा बेसिकली कहते हैं कि हाई लेवल की क्वांटिटी हो जाती है। प्रायिकता उतना आसान लगता नहीं पढ़ाने में, लेकिन जब हम पढ़ेंगे चैप्टर को तो आपको देखने को मिलेगा चैप्टर में कुछ नहीं बहुत आसान है। उतना ज़्यादा बना रखा है प्रायिकता, इतनी प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा टफ है उतनी नहीं है, उतनी आसान भी है। आप समझोगे, समझते हो जाओगे, एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको ऐसे लगे जैसे बाकी सभी चैप्टर लगे हैं ना, उसी प्रकार से ये भी उतना ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो अभी भी नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा चैप्टर एक ही बार में कंप्लीट होगा, समझ में भी आएगा हर चीज़ से। बस एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हम समझने वाले 11th 12th को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आज पढ़ेंगे 12th के। तो हम पहली जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसको साफ प्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। कुछ प्रतिबंधों को लगाकर प्रायिकता कैसे हमें गठित होनी है, क्या होगी, वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। चलिए आइए, तो भैया देखो यहाँ पे हमें पहली पढ़नी है साफ प्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चीज़ें कुछ भी टफ नहीं होती है, बस आपको समझने के ऊपर होता है ना। आप बेसिकली समझते हो कितनी चीज़ों को कितनी गहराइयों से हो, है ना। जब आप एक केवल ऊपरी ऊपरी भाग को समझकर कोई भी चीज़ कर लेते हो तो आपको लगती है हर एक चीज़ टफ, लेकिन जब उसमें गहराइयों से चीज़ों को समझे जाए तो वो बहुत आसान लगती है ना। तो उसी प्रकार से प्रायिकता ये चैप्टर इतना टफ नहीं है जितना टफ लगता है, बहुत आसान चैप्टर। देखो अब देखो, इस सम प्रतिबंध प्रायिकता पर पहले एक्सरसाइज पर आपको क्वेश्चन है सब, है ना, मोस्टली। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दूँ आपको, मैं आपसे बोलूँगी एक सैंपल स्पेस। देखो एस क्या है, सैंपल स्पेस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, सैंपल स्पेस, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस। अब ये क्या होता है, मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ, शायद यहाँ तो नहीं बताया मैंने, मतलब 11th क्लास में आपको बताया था मैंने कि सैंपल स्पेस क्या होता है। किसी भी घटना के घटित होने के संभव परिणाम जो होते हैं उनको हम समुच्चय के अंदर अगर दर्शा देते तो वो क्या कहलाते हैं, आपके सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं सैंपल स्पेस का यहाँ पे, कि हमें कोई एक मतलब 2 कॉइन है, हमने उछाले तो कितने सैंपल स्पेस, कितनी संभावनाएं बन सकती है हमारे पास। 2 कॉइन मैंने एक साथ उछाले तो कितनी संभावना हमारी बन सकती है। तो ऐसा हो सकता है पहली दोनों पे हेड आ जाए, फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, फिर दोनों पे टेल आ जाए, और हम एक ही बार उछाल रहे हैं, संभव घटना देख रहे हैं हम केवल। ठीक है, एक ही बार उछाल रहे हैं, 2 कॉइन है बस एक ही बार उछाल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, एक पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, या क्या हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए। तो ये 4 घटनाएं हो सकती हैं। ये संभव परिणाम यही हो सकते हैं 2 कॉइनों को उछालने के बाद, और तो कोई नहीं हो सकते। तो अब भाई साहब इनको अगर हम किसके अंदर दिखा दें, समुच्चय के अंदर दिखा दें, तो ये क्या बन जाएगा, 2 कोनों के लिए सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि बन जाती है हमारी। कोई दिक्कत है? तो
प्रतिदर्श समष्टि आपने इस तरीके से समझा होगा 11वीं क्लास में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि सैंपल स्पेस का मैं अगर यहाँ परिभाषा में यूज कर रहा हूँ तो ये क्या होता है, ठीक है। अब हम परिभाषा पे आते हैं। यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर सैंपल स्पेस एस है, उसकी दो घटनाएं मान लो कोई एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई या ई और एफ है ना, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसमें से क्या होगा कि किसी सैंपल स्पेस की दो घटनाएं ई और एफ है, उनमें से एक घटना क्या हो चुकी होगी, घटित हो चुकी होगी। उन दो में से पहले से एक घटना घटित हो चुकी होगी, फिर दूसरी घटना आपसे पूछी गई होगी, समझ रहे हो। यानी इनमें से दो घटनाएं दी जा रही हैं, उनमें से आपको एक घटना एफ मान लो घटित हो चुकी है, पहले घटित हो चुकी होगी, यानी वो पहले ही कह देगा कि ये घटना घटित हो चुकी है। तो बताइए कि ई घटना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये डेफिनेशन होती है पूरी मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है इसकी। तो अब इसको हमें समझना कि लिखना है, तो लिखना है, देखो कैसे लिखेंगे हम। यहाँ पर एक भाषा भी तो तैयार की जाती है। माना, चलो नोट डाउन करो जो, माना एस किसी यादृच्छिक मतलब समझते हो ना, रैंडमली आप बिना देखे किसी चीज को प्रयोग करते हो। यादृच्छिक प्रयोग के संगत एक प्रतिदर्श समष्टि है, यानी सैंपल स्पेस है ना, है। ई और एफ इसकी या ऐसे लिख सकते हैं हम, ई और एफ इस प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित मैंने दो घटनाएं हैं, है ना, ई और एफ इस प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, ठीक है। तब ई की प्रतिबंध तब ई की प्रतिबंध कह सकते हैं, प्रतिबंध है ना, प्रतिबंध प्रायिकता जबकि एफ क्या हो चुकी है, प्रायिकता जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है ना, घटना घटित हो चुकी है ना, घटना घटित हो चुकी है को हम पी ई अपॉन एफ द्वारा क्या करते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। माना एस कोई कैसी है, यादृच्छिक प्रयोग के संगत, यानी कोई भी प्रयोग आपने किया, प्रायिकता प्रयोग ही करना है, ठीक है। तो कोई भी एस कोई किसी यादृच्छिक प्रयोग के संगत एक प्रतिदर्श समष्टि है, यानी सैंपल स्पेस है उसका। जैसे हमने दो सिक्कों को फेंकने के बाद बनाए थे, उसकी संभावना संभव परिणाम कितने हो सकते हैं उसको समुच्चय के अंदर लिख देना ही प्रतिदर्श समष्टि होती है। ये क्लियर है आपको। किसी यादृच्छिक प्रयोग के संगत एक प्रतिदर्श समष्टि है
ई और एफ इस प्रतिनिधि समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, ठीक है। अब इसकी दो घटनाएं कौन कौन सी है, ई और एफ किससे संबंधित है, उस सैंपल स्पेस यानी एस से संबंधित है, समझ रहे हो, ठीक है, घटनाएं हैं। तब ई की प्रतिबंधित प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है, पहले से एफ घटना घटित हो चुकी है, को हम पी अपॉन एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हो। तो इसका एक फॉर्मूला बन के आता है, और पी ई अपॉन एफ, समझ रहे हो, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, यानी जो प्रोबेबिलिटी एफ है, प्रोबेबिलिटी ई है, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, और पी एफ यानी नंबर ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी प्रदर्शित कर देते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन पी एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। इससे मतलब इसमें दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, कितनी प्रायिकता कॉमन मिल रही है दोनों को, अगर उसके नंबर ऑफ एफ से हम डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आ जाती है, पी ई अपॉन एफ निकल कर आ जाती है। यानी इसका मतलब क्या है, कोई सैंपल स्पेस से संबंधित दो घटनाएं ई और एफ थी हमारी, उसमें से हमारी ई जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें बतानी किसकी, ई की, जबकि हमारी एफ क्या हो चुकी है, पहले से ही घटना घटित हो चुकी है, समझ रहे हो। इस परिभाषा का यानी इस फॉर्मूले का मतलब ये है, बात समझ में आ रहा है, जो लिखा है मैंने, क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत है बताओ, क्लियर है। चलिए कुछ विशेषता यानी कुछ प्रॉपर्टियों पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है ना। चलो इसके बाद थोड़ा सा हम कुछ प्रॉपर्टियों पे बात करेंगे, ठीक है। ये चलिए अब कुछ विशेषताएं देखनी है हमें इसकी, है ना, 3 विशेषताएं हैं इसकी। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे वो देखें हम, चलो एक डाउट क्लियर करते हैं हम तुम्हारा, है ना। तो देखो जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, और क्वेश्चन को समझना है आप। क्वेश्चन दे रहा है आपसे कि एक पासे को फेंकने पर ऊपर 3 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकने पर ऊपर 3 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि ऊपर केवल सम संख्या ही आ सकती है, जबकि ज्ञात यह है पहले से ही ऊपर सम संख्या ही आ सकती है। ये घटना पहले से घटित हो चुकी है कि ऊपर क्या आ सकती है, सम संख्या ही आ सकती है। अब बताओ क्या करोगे आप, यानी आपको ये घटना जो है पहले से ही दे चुके हैं और घटित हो चुकी है, और आपको एक घटना घटित होने की आपको पता लगानी है। बताएं, जैसे कि आपको पता है एक पासे को फेंकने के बाद सैंपल स्पेस क्या बनेंगे इसके, बताओ। इसके सैंपल स्पेस बनेंगे 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 3 4 5 और 6 होंगे, राइट, 6 होंगे नहीं होंगे। मान लो दो घटना मेरी इससे क्या है, ए और बी है, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे ये पता है कि मान लो मैं ए घटना ले रहा हूं, कोई ए घटना कौन सी है, इसमें बोल रहा है कि ऊपर पहले ही क्या हो चुकी है, सम संख्या आ चुकी है ना। तो मान लो कि या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो ऐसे समझना। अब मैं मान रहा हूं इसमें से बी घटना पहले घटित हो चुकी है और ए घटना की मैं बात कर रहा हूं। ए 3 से है ना, 3 से विभाजित होने की क्या है, घटना है, या प्रायिकता कह सकते हो, यही तो है। मैं मान लिया ए मान रहा हूं मैं हूं, तो आपको पता है इसमें से कितनी घटनाएं ऐसी, 1 और 2। आप प्रायिकता का मतलब जानते हो, प्रायिकता मतलब किसी की प्रायिकता निकालनी है तो आपको पता है, आपने पढ़ा है क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम मतलब जो संभव हो सकते हैं, घटित हो सके, है ना, और कुल परिणाम मतलब जो
टोटल होते हैं ना, समझ रहे हो, ये सब जानते हो आप। यानी सर अनुकूल परिणाम कितने हैं इसमें से, यानी मैं 3 से विभाज्य कर रहा हूँ, तो 3 से विभाज्य होने की कितनी घटनाएं केवल 2 हैं, 3 और 6, 3 और 6 ही है, यानी 2 बटे अनुकूल परिणाम कितने हैं 2, और टोटल परिणाम कितने, कुल परिणाम कितने 6, यानी कितनी होगी इसकी प्रायिकता 1/2, 3, सही है, सॉरी 1/3 हो गया, राइट। अब बी जो है सम में होगी है ना, बी जो हम कह सकते हैं कि सम जो है ऊपर सम आने की, आप परिणाम पास से फेंक रहे ऊपर सम आने की, यानी अगर बेसम आएगी जो 3 से विभाजित तो होगी, वो कहाँ होगी, घटना ए में जाके मिलेगी, और जो अगर सम आएगी यानी 2 आएगा कुछ भी आएगा वो कहाँ मिलेगी, घटना बी में जाके मिलेगी। अब कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 1 2 3 संभावनाएं हो सकती हैं, अनुकूल परिणाम 3 हो सकते हैं, 3/6, यानी कितना हुआ 1/2, ठीक है। अब ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, बताओ ए इंटरसेक्शन बी, बताओ ए इंटरसेक्शन बी बताओ है क्या सर, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, छः आ रहा है ना, तो अनुकूल परिणाम कितने 1, टोटल परिणाम कितने 6, तो 1/6, समझ रहे हो, क्योंकि 6 अंक मिल रहा है ना, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ जो अंक मिलेंगे कौन कौन से मिल रहे हैं, 3 से विभाजन में 2 और 6, वो 3 और 6, सही है, और यहाँ कितने मिल रहे हैं 2 4 और 6, सही है, तो इन दोनों में कॉमन कितना मिलना है 6, तो 1/6 आ गया। अब क्या है, निकाल दो, सीधा फॉर्मूला लगाओ और काम। अब यहाँ पे देखो घटना बी घटित हो सकती है, हो चुकी है, और ए निकालनी है, तो ए कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, और बी, सही है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना हो जाएगा पी बी, तो कितना आएगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन कितना है यहाँ पे 1/6, और पी बी कितना है यहाँ पे 1/2, तो आपको होता है 4th नंबर का यहाँ था पहले के साथ, और तीसरे का दूसरे के साथ होता है 6, तो यानी 1/3 आंसर आ जाएगा। बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, टफ है, समझ, बता कोई डाउट है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो एक सैंपल स्पेस हमने बनाया, उससे रिलेटेड 2 घटनाएं थी, एक पहले घटित हो चुकी थी, दूसरी घटना पूछी है उसने, कौन सी घटित हो चुकी थी, ऊपर सम आने की प्रायिकता, ये तो पहले ही घटित हो चुकी थी, यानी वो प्रायिकता कितनी दे रखी थी 1/2 दे रखी थी, आपने ये निकाल ली, कितने हो गए 1/3, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, मतलब ये फॉर्मूला था, सूत्र था, उसकी मदद से हमने आसानी से आंसर दे दिया। पता कोई दिक्कत है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब कुछ प्रॉपर्टी यानी विशेषताओं पर चलते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है हमारी PS/F, ठीक है, PS/F या PF/F हमेशा कितना होता है बेटा 1, यानी A/A, B/B, C/C हमेशा कितने हो गए, आंसर 1 होगा। इसको हम प्रूफ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मुझे E/F लिखना है, तो E/F क्या होता है अभी बताया आपको, E इंटरसेक्शन F PF, यही होता है, राइट, हाँ या ना। और अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे PS/F क्या होगा, तो आप कहोगे सर S इंटरसेक्शन F/PF। अब ये बताओ S क्या है, सैंपल स्पेस है, उसका इंटरसेक्शन F के साथ ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, क्या आएगा, अगर मैं S के सैंपल स्पेस के साथ F का प्रायिकता जो है इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, तो क्या निकल के आएगा, F आएगा, छोटा नंबर आता है भाई। S में कितनी थी, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6, और F में कितनी थी, मान लो मैंने अभी बनाई थी जो उसकी, मान लो सम आने की प्रायिकता, सम आने की कितनी थी 2 4, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो F ही तो आएगा निकल के, F आएगा नहीं आएगा, तो इस हिसाब से मेरा कितना आएगा यहाँ पे PF आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन PF/PF, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी F,
तो देखो पी एस अपॉन एफ, तो पी एफ अपॉन एफ बराबर एक ही तो होता है, हमने यही लिखा था। बस समझ में आई। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, ये रफ कर दूं मैं, चलिए। ठीक है भाई। अब मानो मेरे पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी के लिए 3 इवेंट्स हैं, 3 घटनाएं मेरे पास है ना। नंबर 3 माना ए बी और एफ किसी प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित है ना। 3 क्या है, घटनाएं हैं ना। सही है भाई। अब मुझे ये बताओ पी ए यूनियन बी अपॉन एफ, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपको याद हो तो, ये बराबर होता है पी ए अपॉन एफ प्लस के पी बी अपॉन एफ, है ना। और माइनस होता है बेटा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ की, इसके बराबर होता है। समझ रहे हो। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ समुच्चय वाले में 11th क्लास में आपको पढ़ाया होगा, अगर ए यूनियन बी को अगर लिखना है तो आप ए लिखते थे, अगर नंबर ऑफ ये लिखना है तो एन ए एन बी और माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में संबंध देखा होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में। समझ रहे हो ना, समुच्चय वाले में, सेट वाले में। तो ये होता है। अभी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। कैसे, इसको यहाँ रखना है ना तुम, इसको इस वाले को, ठीक है। देखो इसको प्रूफ किया जा सकता है। मैंने मानो मेरे पास बेटा कितना है, ए यूनियन बी अपॉन एफ है, मैं ये लेके चल रहा हूँ। इसको मैं क्या खोल सकता हूँ, अभी खोला हमने ए अपॉन बी वाला, सॉरी ई अपॉन एफ वाला ही फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो लगाऊंगा तो क्या बनेगा इसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन बी एफ होगा, हाँ या ना। बात सही है। और इसको मैं अभी खोल सकता हूँ इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले से, अभी बताया मैंने आपको, बताया नहीं बताया। क्या खोला जा सकता है इसको, पी ए इंटरसेक्शन एफ, है ना, प्लस पी इंटरसेक्शन एफ माइनस के, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा पी ए इंटरसेक्शन एफ और इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा पी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वहीं से लगाया हमने, ठीक है। कहाँ से, 11th क्लास से। पी कितना चल रहा था हमारा, एफ चल रहा था, ठीक है। अब इसको डिवाइड दे दो इसके नीचे में, आप कहोगे सर दे सकते हो, ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तीनों को नीचे दे दिया जाएगा, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ माइनस के पी ए इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी एफ, राइट। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ क्या लिख सकता हूँ, यानी एफ घटना घटित हो चुकी है, ए पूछी गई है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ पी ए अपॉन एफ लिख सकता हूँ, इसको मैं बी अपॉन एफ लिख सकता हूँ। और यहाँ देखो ध्यान से, ये 2 घटनाएं हो गई यहाँ पे, तो ए और बी आपको पता है, यहाँ पे जब आप तोड़ोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ लिखा जा सकता है। समझ रहे हो।
अच्छा मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है, बी इंटरसेक्शन एफ होगा ये पी कर दिया मैंने, बी इंटरसेक्शन एफ और बी इंटरसेक्शन एफ, समझ रहे हो। यानी अगर मेरे पास, तुम्हें पता है, अगर मेरे पास ए यूनियन बी है था और इनके अगर अपॉन में मेरा ये था, क्या था, एफ था, तो मैं इसको, तुम्हें पता है, इस तरीके से बांट सकता हूँ। यूनियन को आपने देखा होगा, तोड़ के हम इंटरसेक्शन बना देते थे बीच में, तो ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ लिख सकता हूँ इसको, समझ लो। इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे तो मुझे इससे ही मतलब है, ठीक है, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ प्रूफ किया ये, मतलब इस तरीके से, मतलब इसके बराबर ये कैसे होता है ये समझा, इसी फॉर्मूले से लेके चले हम 12th क्लास के को और प्रूफ करके लेके आए ये वाला। तो हमारा काम ये पी ए यूनियन बी अपॉन एफ को अगर मुझे निकालना है तो ए अपॉन एफ प्लस के पी बी अपॉन एफ माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ होता है, राइट। एक जो लास्ट वन जो होती है, हाँ हाँ, कौन सा कौन सा, ये वाला, हाँ ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन बी है, तभी तो इंटरसेक्शन होता है। अगर ए इंटरसेक्शन यहाँ होता तो वहाँ यूनियन में चेंज होता, और यहाँ यूनियन में तो यहाँ क्या होगा, इंटरसेक्शन में चेंज होता है। मैंने अभी फॉर्मूला लिखा ना आपको, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा था ए यूनियन बी वाला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस के, अब यहाँ यूनियन है ना, ए इंटरसेक्शन बी आएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ यूनियन है तो चेंज होता है इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन होता है तो किसमें चेंज होता, क्योंकि आप इसको इधर के साथ ले आओ, इसको इधर के साथ ले जाओ तो यूनियन हो जाता है, समझे ना। और एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक लास्ट थर्ड वन प्रॉपर्टी बचती है, पी ई अपॉन एफ और प्लस के पी ई डैश अपॉन एफ, हमेशा दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। डैश जी, ए डैश का मतलब होता है ई घटना घटित होने की और ई घटना ई डैश ना घटित होने की, समझ रहे हो। दोनों का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। बताओ, ये 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इतनी सी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उनकी 3 विशेषताएं क्या होती हैं, इन्हीं के ऊपर आपकी एक्सरसाइज पहली 13.1 फॉर्मूले बेस्ड एक्सरसाइज है, फॉर्मूले बेस्ड चलेंगे। देखो एक्सरसाइज अब आपको कैसी लगती है, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम चुलुआ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं ना। एक्सरसाइज 13.1, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ये तो एक्सरसाइज वैसे आपके फॉर्मूले बेस्ड है, एक्सरसाइज करने से पहले ही ख़त्म है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, गिवन दिया है ई, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पीई बराबर दिया हुआ है भाई साहब 0.6, पीएफ बराबर दिया हुआ है 0.3। एक ही चीज से ये क्वेश्चन खतरनाक है बस, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। पूछो क्या, एक ही चीज से कि इसमें कैलकुलेशन बहुत भयंकर है, समझ लो। देखो अगर मुझे निकालना है ई अपॉन एफ तो क्या होगा भाई, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब यहाँ बच्चों पर बहुतों पर कैलकुलेशन नहीं होगी, यहीं आकर मामला पिट जाएगा बस, बाकी क्वेश्चन को तो पूरे को धुआं मचा देंगे। देखना ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन कहाँ दे रखा, ए इंटरसेक्शन गधे, इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है, धूर्त गंदे भैया मेरे।
जी पता चलेगा कि इंटरसेक्शन लगाना है कि यूनियन किस में लगाना है? यहाँ में अभी पूरी परिभाषा पढ़ के बारे में मैंने वहाँ यूनियन लगाया कब? इंटरसेक्शन चला रहा हूँ तुझे ऐसा हो तो 10-12 जगह तुझे यूनियन मिल जाता। तुमने आवाज में ना कही कि यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन चेंज करेंगे। अरे उसके मैंने 11th का फॉर्मूला बताया था, 11th के फॉर्मूले से चेंज करना बताया था, वो प्रूफ करा था बस, प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रूफ किया था बस, समझ रहे हो? उसका और कोई रोल नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, सलमान खान की एंट्री थोड़ी देर के लिए होगी बस, समझ रहे हो? और कोई नहीं, पूरी पिक्चर में शाहरुख खान ही रहेगा। ठीक है भाई, P/F। देखो कैलकुलेशन पे ही तुम्हें काम करना पड़ेगा, 0.2 अपॉन, बस मुझे पता था तुम यहीं फंसोगे और कहीं फंस नहीं सकते यहाँ पे। अब देखो कितना आएगा, जल्दी बताओ आंसर। 2/3 देख रहे हो, 2/3 आंसर आएगा, और चाहिए क्या? बस 0.66 आ जाएगा। और बताओ 0.666666। इतने नाम नहीं होती यार, मैं फिजिक्स के साथ बोल रहा 2 अंक में समझ रहे हो? समझ रहे हो? यही एक्चुअली में आएगा 2/3, पॉइंट से पॉइंट काट दो, पॉइंट के बाद बराबर आएगा, 2/3 का मतलब 0.6666 आ जाएगा, या 2/3 लिख लो या 0.66 लिख लो। ठीक है, क्लियर भाई साहब? लो तुम्हारे लिए हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं ये दे रखा हो तो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट दशमलव के बाद बराबर अंक है तो पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। राइट, देख लो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। तो P/F/E निकालना है, अब तुम फंसोगे देखना। हाँ, कैसे भी लिख दो, दोनों ही आंसर सही है ना? अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा बताओ। अब यहाँ F इंटरसेक्शन इस तो दिया ही नहीं है हमें, हम तो E इंटरसेक्शन F दे रखा है। बताओ, ये तो बहुत खतरनाक बात है, हैं? इंटरसेक्शन दोनों का एक ही रहेगा, कॉमन तो दोनों में, चाहे F इंटरसेक्शन E कर लो या E इंटरसेक्शन F कर लो। थोड़ी देर वो तो बोल के 2-4 तो ये करने जाता है, बात सही है, मामला खत्म है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो तो बढ़िया नहीं, भूल गए नहीं, समझ रहे हो? तो यहाँ कितना है बेटा, यहाँ पे F इंटरसेक्शन E कितना है 0.2, यहाँ सिर्फ डिवाइड किससे देंगे 0.6 से, क्योंकि नीचे क्या आएगा E आएगा, तो 0.6 का मतलब पॉइंट से पॉइंट कट गए तो 2/6 यानी 1/3 0.33 हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत है बताओ, कोई समस्या? क्लियर है? वो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन को आप अपने आप कर लोगे। P/A/B ज्ञात कीजिए यदि PB बराबर 0.5 दे रखा है, PA इंटरसेक्शन B बराबर आपको 0.32 दे रखा है, तो ये चुलवा क्वेश्चन तुम खुद करोगे, मेरे हाथ क्यों गंदे करवाते हो? ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, इसका अब जवाब देंगे। देखो ये क्वेश्चन पूछा है, इसी क्वेश्चन में सेकंड वाले में A यूनियन B बताइए, बताओ कौन बता सकता है A यूनियन B है? A यूनियन B बताना है, बाकी तुम सब निकाल लोगे, A/B निकाल लोगे, B/A भी निकाल लोगे, इससे कैसे नहीं? PA प्लस के PB माइनस इंटरसेक्शन B, बिल्कुल यही लगाना, कर लोगे। तो PA दे रखा है, PB भी दे रखा है, PA इंटरसेक्शन B भी दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, A यूनियन B पूछ लिया तो सर हमसे नहीं होगा, क्लियर कर लोगे। बाकी दोनों पार्टों को दूसरे को निकाल ही लोगे आप, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। अगर मैं यहाँ पे ये पूछता, तो मैं आपसे पूछता कि यहाँ पे ये बताओ PA इंटरसेक्शन B बताओ, आप बताना, ये कैसे निकालेंगे हम? हाँ, यूनियन निकाल के भी निकाल सकते हो, पर ठीक है, अगर हमें ये फॉर्मूला ना लगाना हो तो हाँ कोई और फॉर्मूला होगा।
जिंदगी में टेंशन कोई ना है, ये ना होगा तो कोई और होगा। बताओ, मैं ये कह रहा हूँ भाई ये ना लगाना हो, मैं ये ना लगाऊँ। हाँ जी, दिमाग थोड़ा स्लो मोशन में चलता है सर, सबको पता है। पी ए अपॉन बी बराबर कितना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यानी सर मुझे इतना निकालना, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो मैं इतनी तकलीफ क्यों करूँगा, पी ए अपॉन बी इंटू पी बी। ये भी तो निकाला जा सकता है ना। क्लियर है? ठीक है भाई, दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं, बस आपको सिखा रहा हूँ इधर उधर ले आना, बाकी तो आप परफेक्ट हो। तीसरे की बात कर रहा था मैं, अब देखो मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ ना, फोर्थ करेंगे फोर्थ। अब युद्ध लड़ेंगे हम तगड़ा वाला। ठीक है भाई, दोनों पहले और दूसरे मैंने दूसरे और तीसरे आपके लिए छोड़ दिए हैं, हिंट मैंने आपको प्रोवाइड दे दी है, कर दिए। लेकिन अगर फिर भी ना होता हो तो सॉल्यूशन के लिए कमेंट कर दें कि सर क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन दे दीजिए। ठीक है, तो हम उसमें आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और वैसे मैं अगर ये कहूँगा, अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर आपसे ना हो तो आप मैथमेटिक्स छोड़ दें, बिल्कुल आपके बस की बात नहीं है फिर, समझ। इस वजह से नहीं कि क्वेश्चन टफ है, इस वजह से कि तुम पे अगर ये क्वेश्चन भी ना हो रहा ना, फिर तुम भूल ही जाओ कि मैथमेटिक्स कर लोगे तुम। देखो ये हमें निकालना है, याद कीजिए, और हमें दिया हुआ है 2PA PB और दिया हुआ है PA अपॉन B। क्वेश्चन को ध्यान से समझना सीखो, ठीक है। और अगर ना सीख पाए तो रहने दो, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं कि दिमाग पर जोर डाल के काटी जाए। छोटी सी ज़िंदगी है, हो जाए तो ठीक है। बस इतना ही रखना ज़िंदगी में कि रोटी अगर सब्जी से ना मिल पाए तो चटनी से खा लेना, बस इतना सा है। दुखी फिर भी मत होना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो जी, चटनी हो जाएगी और तो कुछ हो नहीं सकता। एक कहावत सुनी है ना तुमने, कौन सी कहावत, कि शमशान घाट में बैठ के हर व्यक्ति यही कहता है कि क्या हाय माया के लिए मर रहे थे। जब सैकड़ों की भीड़ जाती है ना, बहुत जाते हैं लोग, जब 100 200 300 बैठे होंगे ना, जिस टाइम शमशान घाट पे आते हैं, कभी भी आप गौर फरमाना, वहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति यही कहता है, काय की हाय माया, फालतू का हाय माया कर रहा था, कुछ नहीं बचा, क्या ले गया, कुछ नहीं करके गया। तो हो जाए तो ठीक, बस इतना होना चाहिए कि काम कोई रोके ना, भूखा कोई मरे ना, जितना रहे सब पेट भर कर रहे हैं बस। देखो अब यहाँ पे देखिए, ए यूनियन बी दे रखा है हमें, और कुछ दे रखा है, और तो कुछ हमें दिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले गौर फरमाओ आप, अगर आप फरमा सको तो गौर फरमाओ, और ना फरमा सको तो ज़बरदस्ती फिर वो भी मत करो, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी, अब मैं इसको पी भी लिख सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं सर ये, क्योंकि मुझे सर ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, पहली बात तो कर इसलिए रहा हूँ, समझ रहे हो। अब ये मेरे पास है, ये भैया भी मेरे पास है, तो मैं तीसरे भैया को निकालने में मुझे क्या दिक्कत आ रही है, निकाल सकता हूँ। क्योंकि मुझे जब तक ए यूनियन बी तब तक नहीं निकलेगा, तब तक मैं ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त ना कर लूँगा। और ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त किससे होगा, जो मुझे दे रखा है, उसमें कुछ ना कुछ उसने दे रखा हो। अच्छा, मुझसे अक्सर बच्चा पूछते हैं, सर ये बताइए पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा सर, वो इतने से इजी क्वेश्चन पूछेगा। मैंने ना बेटा तुझे IIT जेम के क्वेश्चन पूछेगा क्लास 12th में, तू लगा रहे 3 घंटे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पेपर बनाने वाला हमेशा ये सोचता है कि क्वेश्चन आपको इतने मिनट में सॉल्व हो जाना ही चाहिए, अगर आपने पढ़ा है तो। तभी तो 3 घंटे का स्टैंडर्ड वो बना है। अब बुक कैसे बना देगा, 2 घंटे 1 घंटे एक ही क्वेश्चन में लगे रहो आप। तो हर एक क्वेश्चन में हर कमियाँ दी आ जाती है, बस आपको वो देखनी पड़ती है कि यहाँ से हमें सॉल्यूशन कैसे उठाना है।
जैसे ये क्वेश्चन है तो ए यूनियन बी उठाने के लिए उसने ए इंटरसेक्शन बी ना पूछकर आपको ये सभी रामायण दे रखी, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा। तो आपको माइंड पहले ये आना चाहिए कि ये निकालना है तो मुझे चाहिए क्या क्या। जैसे मुझे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ बात करूँगा तो ए यूनियन बी की बात करूँगा तो क्या होगा भाई, पी ए प्लस के पी बी और माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे पास ये भी है, ये भी है, लेकिन ये भाई साहब नहीं है, तो इनको हम प्राप्त करेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ से हमने निकाला, इसका कैंची गुणा आप जानते हो, ये भाग में दूसरी तरफ कहाँ जाती है, गुणा में जाती है, पी ए अपॉन बी गुणा कितना हो जाएगा पी बी। तो ए अपॉन बी कितना है भाई साहब बताओ, ए अपॉन बी दे रखा है 2/5 और पी बी कितना दे रखा है आपको, पी बी दे रखा 5/13। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, तो 2/13 आंसर आ गया। अभी उसका आंसर नहीं हुआ, अब मुझे निकालना पी ए यूनियन बी। अब मैं निकाल सकता हूँ, अब तो मैं बात से हूँ भाई। पी ए कितना है बेटा, पी ए दे रखा है, पी ए दे रखा है, बताओ कितना है, जब तो तुम्हारे 100 को पेपर करके आऊँगा, जब तो रह जाए 40-33 पे तुम्हारे नंबर क्यों रह जाते हैं, है ना। जब आपको पता है यहाँ पे 2 पी ए दे रखा, तो 2 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, तो 5/26 है एक्चुअली में पी ए, यानी कितना है यहाँ पे पी बी। तो पी बी कितना है यहाँ पे भाई आपका 5/13। इंटरसेक्शन कितना है बेटा 2/13। अब बताओ जल्दी कैलकुलेशन कौन कर सकता है, बताओ। जो जल्दी कैलकुलेशन कर लेगा वही 12th में 99% लेके आएगा, पर लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं ही कर लेता हूँ। 11/26 आएगा। लो भाई साहब हो गया 11/26। ऐसे आंसर होने चाहिए, बताओ। क्वेश्चन टफ था नहीं था, जब इसने कर दिया तो दुनिया में कोई भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। चलिए भाई ठीक है। अब क्वेश्चन भैया 5th को देखो, 5th क्वेश्चन आप स्वयं करोगे, ठीक है, क्यों सिमिलर क्वेश्चन है, आप 5वें क्वेश्चन को आप खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th, तो 6th को देखते हैं अब हम। निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक P अपॉन F याद कीजिए। सब में E अपॉन F, यानी F घटना पहले ही घटित हो चुकी है और आपको क्या करना है, पी ज्ञात करना है, E याद करना है। जो भी दे रखा है आपको ज्ञात करना है P E अपॉन F, राइट भाई। F घटना पहले ही घटित हो चुकी है। तो भैया देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। अब मुझे बताओ, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है ना, ठीक है भाई। तो बताओ कितनी घटना है, सैंपल स्पेस क्या बन गया, 2 की पावर 3 यानी 8 बनेंगे, राइट। 3 बार उछाला गया है एक सिक्के को, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो 2 की पावर 3 नहीं, उसकी घटना आने की संभावना कितनी है, हेड या टेल। तो अब देखो कैसे 8 बन सकती हैं, जल्दी बनाओ। हेड सबसे खतरनाक आंधी इस दुनिया में वो है, 2 बूंद पी लेता ना, वो रुकता नहीं कभी, चाहे वो किसी की भी 2 बूंद पी रखी हो, ज्ञान की पी रखी हो चाहे किसी की भी, समझ रहे हो। हम कर लेंगे सर जी, सैंपल स्पेस बनाना तो हमें आ गया। रुक जाओ भाई रुक जाओ, ठहर कर लो। हेड है टेल, हेड टेल हेड, टेल 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 हेड, ठीक है, ये हो गए। फिर टेल टेल टेल, सही है, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, सही है। और कौन सी मिलेगी, हेड टेल टेल है, सही है ना, यही तो बनेंगी, और तो कोई नहीं बन सकती। 1 2 3 4 5 6 7 8,
सही है। तो इसमें जो NS यानी इसकी सैंपल स्पेस की घटना बनेंगी 8, राइट। अब देखो ई घटना इसने पहली दी गई है कि ई जो है तीसरी उछाल पर चित्त और एफ जो है पहली दोनों उछालों पर क्या आता है, चित्त आता है। यानी कि हेड को बोलते हैं, है ना, हेड को बोलते हैं, चित्त और पट, है ना, चित्त हेड को ही तो बोलते हैं। हाँ, वो उसको हेड को ही बोलते हैं, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि प्रथम दो उछालों पर तो देखो अब यहाँ पर क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि तीसरी उछाल पर चित्त आएगा, ठीक है, और पहली दोनों उछालों पर चित्त आ चुका है। मतलब पहले दोनों उछालों तो पहली घटना तो घटित हो चुकी है, लेकिन तीसरी उछाल पर क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए, ठीक है। यानी टेल्स आना, वो हेड आना चाहिए, ठीक है, हेड को ही तो बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, ये लास्ट वाली पे क्या आना चाहिए, ठीक है, वो ये कह रहा है ना। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे ई, ठीक है, तो तीसरी उछाल पर क्या आना चाहिए भैया, चलो भाई बनाओ इसके लिए सैंपल स्पेस। कितना होगा भाई, पहली दोनों पे तो क्या आ चुका है, आ ही चुका है, लेकिन तीसरी पे क्या आएगा, ये आएगा, सिंपल, समझ रहे हो। दूसरा क्या है, पहली पे क्या जाएगा, टेल, दूसरी पे, तीसरी पे हेड आ सकता है, फिर हेड टेल हेड आ सकता है, और कोई घटना टेल टेल ये भी हो सकता है, टेल टेल हेड, और कोई है लास्ट पे हेड ही आना चाहिए, है ना, और क्या लास्ट वाले पे हेड हेड आना चाहिए, वो है, यही बन सकती है ना। NE बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4, राइट। अब देखो F जो है, F क्या है, पहली दो टेल टेल नहीं हो सकता, ठीक है। अब पहली दो उछालों पे कौन सा आ सकता है इसमें से, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो आप, यही तो देखा था हमने, यहाँ पे यही 4 घटना मिल रही थी। अब यहाँ पे देखो, या तो हेड हेड आ सकता है पहली दो उछालों पर, हेड हेड हेड, दूसरा कौन सा दून पे हेड आ रहा है, ये हेड है, और तो कोई नहीं है, हेड हेड, पहली दून पे क्या होना चाहिए, हेड हेड आना चाहिए, और तो कोई नहीं है, और लास्ट की पे टेल आना चाहिए, ये वो हेड आना चाहिए था। तो देखो इसमें देखते हैं, एक घटना, दो घटना, तीसरी, और कौन सी है, चौथी, और कोई है इसके अलावा, तो इसलिए हमारे 4 ही बने ना इसमें, और इसमें 2 ही बने, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, NF बराबर कितना आ गया। अब तुमने केवल इतना काम कर लिया है ना, तो आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन में कुछ E अपॉन क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है PE अपॉन F निकालना है। तो PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो बताओ इन दोनों में E इंटरसेक्शन F में कोई कॉमन है, कौन है, एक ही है, हेड हेड, है ना। तो कितना हुआ, टोटल घटना तो 8 है। यानी अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ PE इंटरसेक्शन F निकालता हूँ, तो आपको पता है अनुकूल परिणाम 1, क्योंकि हेड हेड एक ही मिल रहा है ना, 1, और कुल परिणाम आपको पता है कितना है, 8 है, 8, सही है। तो यहाँ रखो 1/8 और PF, यानी PF पर कितना बेटा, 2 है आपका, सही है। तो यहाँ मान लो आप 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आएगा यहाँ पे, 1/16। अच्छा 1/8 बड़ा होता है या 1/16 बड़ा होता है, बताओ। 1/8। अच्छा हमने एक गलती कर दी है इसमें, हमने ये तो निकाला नहीं, ये तो नंबर ऑफ इसमें वो है, हमने गलत कर दिया, 1 मिनट 1 सेकेंड, हमने एक गलती कर दी। P जो F है, अब प्रायिकता निकालेंगे तो नंबर ऑफ इसमें इतने पॉसिबिलिटी है, संभावना है 2, तो प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 2/8 आएगी, समझ रहे हो।
2 8, ठीक है। तो 8 से 8 तो बच्चे कितने यहाँ पे 1/2 यानी 0.5 आएगी। क्लियर है? बताओ। यानी अगर पहली 2 उछालों पर हेड आ जाएगा तो तीसरी उछाल पर कितना आएगा? तीसरी उछाल पर अगर हेड आना है तो संभावना कितनी है? 1/2 है, जबकि सैंपल स्पेस ये है। समझ रहे हो ना? सर इसका पहले वाले का भी निकालना पड़ेगा भाई। कैसे? हाँ तो अभी उसका काम नहीं है ना। E/F पूछा, F/E पूछता तो निकालते हैं। सही है? किसको? P और क्या? P E बटे कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितने? 4 और टोटल परिणाम कितना? 8। 4 बटे 1/2 तेरे नंबर 33 से ऊपर ना आने। नहीं करो 4/8 नहीं करो 2/4। पहले 2 से काट रहा है उसको, फिर 2 से फिर काटेगा उसको, 1/4 तब आएगा इसका। जी ठीक है भाई। बाकी ऐसे कर सकते हो। चलो इसका एक और पार्ट करते हैं ना फिर इसको। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखिए। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए भाई, इसका दूसरा पार्ट देखिए ना, उससे और एक बार डाउट क्लियर करते हैं ना। सैंपल स्पेस उसके लिए भी यही रहेगा तो आसान है, बट आपको मैं बता देता हूँ है ना। NS में कितनी घटना है भाई साहब? 8 है पूरी। अब ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है दूसरी घटना की E जो है न्यूनतम 2 हेड हो, न्यूनतम 2 हेड हो, और F जो घटना है अधिकतम 2 हेड हो, न्यूनतम 2 हेड हो और अधिकतम 2 हेड हो। न्यूनतम 2 हेड हो, चित्त को हेड बोला जाता है ना। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, राइट। तो देखो न्यूनतम 2 हेड हो, न्यूनतम 2 हेड हो, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो। परिभाषा को समझना चाहिए। 2 हेड किस किस में आ रहे हैं? पहले लेंगे इनमें 2 हेड आ रहे हैं। ये आ जाएगा भैया हेड हेड टेल, हेड टेल, उसने ये नहीं कहा आगे पीछे की, रुक जाओ, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आगे पीछे से उसे 2 हेड चाहिए बस, तीनों में, तीनों छालों में से। ठीक है, टेल हेड हेड है, और कोई है, और एक हेड 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 चाहिए, और कोई भी है। देखो 1 2 3 और एक 4, यही है। इनमें न्यूनतम 2 हेड है, यानी ज़्यादा। यानी अगर मैं बात करूँगा एन में कितने हैं पॉसिबिलिटी, संभावना है 4। ये मेरे प्रायिकता नहीं निकाली, केवल संभावना निकाली है। सही में F देखो कितना कह रहा है? अधिकतम 1, अधिकतम 2, एक ही है। अधिकतम 1 चित्त। चलो कोई नहीं, 1 होगा। ठीक है भाई, देखिए अधिकतम 1 हो, यानी 1 भी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन अधिकतम 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए टेल टेल वाला तो आ ही जाएगा इसके अंदर, क्यों? अधिकतम 1 हो, ना भी होगा तो भी चलेगा। न्यूनतम का मतलब समझो, न्यूनतम और अधिकतम में बहुत डिफरेंस होता है। न्यूनतम मतलब होना ही चाहिए, अधिकतम मतलब होगा भी नहीं तो भी चलेगा। समझ रहे हो? और क्या भाई साहब? टेल टेल हेड, और टेल हेड टेल, हेड टेल और टेल, और तो कोई आएगा नहीं। इसमें भी 4 घटनाएं क्या है? 1 2 3 4। अधिकतम 1 हो, कितना होगा? 4, राइट। फिर एक अधिकतम 1 हेड हो सर, टी में तो है ही नहीं है सर, कहीं पे है।
तो यहाँ पे देखो ई इंटरसेक्शन पहले देखो कैसे। ये बोल रहा हूँ सर टी 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 एन टेन 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 ऐसा है ही नहीं है इसमें। अभी परिभाषा बताई भैया, गंदे भैया। देखो मेरे प्यारे भैया, मेरे दुश्मन इधर को देख लें यहाँ पे कि सबसे मैंने ये बताया कि न्यूनतम मतलब कि आपको होना ही चाहिए, अधिकतम मतलब ना भी होगा तो भी चलेगा। तो अधिकतम एक हो, एक भी ना होगा तो भी चलेगा, समझ रहे हो। तो एक से ज़्यादा नहीं लेना है, लोगे तो एक ले सकते हो, ना भी लोगे तो भी चलेगा, समझ रहे भाई। अब देखो इनमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो कॉमन कितने मिल रहे हैं। एक तो आपको टेल हेड टेल कोई ना मिल रहे हैं, कोई ना मिल रहा भाई, ये तो अत्याचार तो कर रहे हैं। इसमें देखना एक आपकी बुक में या तो मिसप्रिंट लग रही है मुझे, देखना है। अरे उसका आंसर देखिए एक बार, क्योंकि इस हिसाब से तो इसका आंसर 0 आ रहा होगा, आएगा ही नहीं। 0 सर आंसर गलत हो गई, 0 तो एक अपने आप में समझा। 4 बटे कितना है, 3/7। तो आपकी बुक में गलती है बेटा, ठीक है। तो 2 होंगे, 2 हेड, 2 हेड होंगे जी। कितने होंगे इसमें, अधिकतम 2 हेड। अब यहाँ पर बात समझो, यहाँ पर न्यूनतम 2 हेड का आता है, यहाँ पर अधिकतम 2 हेड। तो देखो इसमें टेल वाला आ जाएगा, एक एक वाले तो आ ही जाएंगे इसमें, एक एक वाले आएंगे नहीं आएंगे, और 2 वाले भी आ जाएंगे इसमें। बात समझ रहे हो भाई, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और 2 वाले भी आ जाएंगे ना। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड हेड हेड, और अधिकतम 2 है ना, और तो नहीं होगा। यानी कितना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन एफ बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 7। अब कॉमन देखो, इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, 4 मिलेंगे कॉमन है ना। 3 क्यों मिलेंगे, ये तो अच्छा हाँ, 1 2 3, एक हेड वाला नहीं मिलेगा है ना। हाँ तो यहाँ पे जो आएगा वो इंटरसेक्शन में 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं मिलेगा हेड वाला, बाकी ये तीनों तो लिखेंगे यहाँ पे। तो 3 आ गए, तो यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा भाई, 3/7। पागल हो गए तो दिखा के लाऊं तुम्हें कहीं। एन एस आता है नीचे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अभी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं इसकी, समझ रहे हो। अब यहाँ पे इतना है, तो पी एफ कितना होगा भाई, अब देखो 7/8 होगा, सही है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो पी ई अपॉन एफ कितना होगा भाई, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे कितना होगा भाई, पी एफ। यहाँ कितना बेटा आपका ई इंटरसेक्शन एफ कितना, 3/8, और यहाँ कितना है 7/8, 8 से 8 कैंसिल, तो आंसर कितना है, यही आंसर आ रहा है। समझ में आया, क्लियर है। तो अधिकतम न्यूटन से वो फंसाने की कोशिश कर रहा था, बस समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसके अगले पार्ट को आप खुद कर लो। अधिकतम 2 पट हो, यानी अब टेल्स की बात कर रहा, अधिकतम जैसे हमने हेड लिया था, और न्यूनतम 1 पट हो। सो मेरे दोनों की परिभाषा सिमिलर है, यहाँ पर मैं टेल्स की बात की, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी की एक्सरसाइज को अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके।